और कैसे हैं आप सब। देखिए, वैसे तो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हमें अब अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो सीएपीएम पढ़ना है, जिसको हम ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की नज़र से उस टॉपिक को देखना है। लेकिन वो हम करें उससे पहले ना मुझे आपके साथ कुछ थियरी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं जो एमसीक्यू के लिए काफ़ी रिलेवेंट है, और वो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है ना उससे कनेक्टेड है। इसलिए उस थियरी कॉन्सेप्ट को अभी डिस्कस करना ठीक है। वो जब हम आज कर लेंगे उसके बाद फिर हम अपने अगले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ चलेंगे जो कि बेसिकली सीएपीएम से कनेक्टेड बातें हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उससे रिलेटेड जो मैं अब पहला थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिस पर एमसीक्यू आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैं इस कॉन्सेप्ट को डेलिबरेटली अभी डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब ना आपने पोर्टफोलियो बनते हुए भी देखा। हमने टू एसेट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाला, रिटर्न ऑफ ए, वेट ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी, वेट ऑफ बी। फिर हमने ओवरऑल रिस्क भी निकाला टू एसेट पोर्टफोलियो का। और आपने क्योंकि पोर्टफोलियो बनते हुए देखा है तो अब आप इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर पाएंगे। जैसे कि जो पहला ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं यहां पर, कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है पोर्टफोलियो बनाने का, वो है रिड्यूस रिस्क, कि ये हमारे रिस्क को कम करता है। अब आप याद करो, जब मैंने फास्ट ट्रैक बैच में सिक्योरिटी एनालिसिस की शुरुआत की थी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था? कि मान लो कोई मिस्टर एक्स है जिसके पास 2008 में 10 लाख रुपए थे, मैंने उसके सारे पैसे मान लो आरकॉम में लगवा दिए और एक ही शेयर में लगवाए, मतलब पोर्टफोलियो नहीं बनाया, तो आज तो उसकी पूरी की पूरी वेल्थ खत्म हो चुकी थी क्योंकि आरकॉम का शेयर आज कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन वहीं अगर मान लो उसने उस 10 लाख रुपए को स्प्रेड कर दिया होता कई सारे शेयर्स में, इन्फोसिस में, टीसीएस में, ऐसे ही एशियन पेंट्स में, और मान लो आरकॉम में भी लगा दिया होता और भी कई सारे शेयर्स में लगा दिया होता, तो अगर एक शेयर बेकार निकल भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे शेयर इतने गेन दे चुके होते कि उस रिस्क को आराम से एब्जॉर्ब कर लेते। मतलब ये पोर्टफोलियो बनाने से हमारा रिस्क कम होता है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। और ये बात हमने उस एग्जाम्पल की मदद से भी देखी। और क्योंकि अब आपने प्रैक्टिकल देख लिए हैं, आप याद करो जब हमने टू एसेट पोर्टफोलियो बनाया था तो हमने, याद है, कुछ ओवरऑल रिस्क निकाला था और ओवरऑल रिस्क के फॉर्मूला में था कोरिलेशन। और जब हम दो शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो उन दोनों के बीच में एक कोरिलेशन होता है। आपको मैंने बताया था कि जो हमारा कोरिलेशन है वो -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और ये जो +1 और -1, सही बताऊं तो ये मिथ है। मिथ क्या मतलब? एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। कोई भी ऐसे दो शेयर ढूंढना बड़ा मुश्किल है जो दोनों एक ही साथ एक ही परसेंटेज में बढ़ते हो या एक ही परसेंटेज में घटते हो। आईटी सेक्टर के दो शेयर मान लो मैं टीसीएस इन्फोसिस अगर ले भी लेता हूं तो दोनों माना एक साथ बढ़ेंगे एक साथ घटेंगे, लेकिन एक ही परसेंटेज से बढ़ेंगे घटेंगे, ये ना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। इसका मतलब जब मैं कोई भी दो शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं, खासकर जब वो अलग अलग सेक्टर के होते हैं और उनके बीच में मान लो कोरिलेशन अगर +1 से कम कुछ भी है, तो ऑफ कोर्स देखो ना, रिस्क हमारा कम हुआ था कि नहीं हुआ था? +1 पे 35% का था। लेकिन जब जैसे जैसे हम ऐसे शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रख रहे थे जिनका कोरिलेशन लगातार अगर गिरता जाए और नेगेटिव हो तो और बढ़िया, क्योंकि नेगेटिव में हमारा जो फॉर्मूला था उसमें माइनस आ जाता था और माइनस आने की वजह से रिस्क और ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये बात हमने मैथमेटिकली प्रूव भी होते हुए देखी थी कि अगर हम दो शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में लेके आते हैं तो रिस्क तो रिड्यूस होता है। और यही हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो है सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे एक बात बताओ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो रिस्क क्यों कम कर देती है? क्योंकि जब मैं बोलता हूं पोर्टफोलियो, दैट मींस हमने कई जगहों पर पैसा लगाया है, बंडल ऑफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है। और जब मैं बोलता हूं बंडल ऑफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि हमने डाइवर्सिफिकेशन किया है। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? सारा पैसा एक ही जगह नहीं रखा हमने। कुछ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर के भी रखे, कुछ शेयर अपने पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर के रखे, कुछ ऑटो सेक्टर के रखे, कुछ स्टील सेक्टर के रखे। मतलब हमने हर एक सेक्टर से अपने पोर्टफोलियो में जो है शेयर्स रखे हैं। मतलब अपने पोर्टफोलियो को हमने बढ़िया से सजाया है, बहुत बढ़िया सा एक बगीचा बना दिया है जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से शेयर हैं। नहीं तो रिड्यूस रिस्क, ठीक है। उसके अलावा जो मैं इन ऑब्जेक्टिव्स में जो दूसरा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा टैक्स सेविंग। सारे करेंगे एक एक करके, लेकिन पहले टैक्स सेविंग। देखो, ये बात आपने शायद अपने इनकम टैक्स में कैपिटल गेन हेड में पढ़ी भी होगी कि जो शेयर्स में जब हम शॉर्ट टर्म में शेयर्स बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अलग है, लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन टैक्स अलग है।
और अगर हम कुछ टैक्स सेवर स्कीम्स में, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिसमें टैक्स सेविंग्स की हमें बेनिफिट मिलता है, एटीसी की रिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, अगर वैसा भी कुछ अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें, मतलब कहने का ये है कि हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम कुछ शेयर्स हो सकता है जल्दी भी बेच दें, कुछ शेयर्स हो सकता है आराम से बेचें। शॉर्ट टर्म में जो टैक्स का रेट है वो है कम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में और भी कम है। और अगर सपोज हमने स्पेकुलेशन किया है, स्पेकुलेशन मतलब जो है एफएनओ वगैरह या इंट्राडे ट्रेडिंग किया है, तो टैक्स का रेट बहुत ज्यादा होता है। और अगर हमने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया है तो हो सकता है हमारा वहां पर टैक्स जो है काफी बच भी जाए, तो टैक्स सेविंग भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव वो भी मीट हो जाता है। उसके अलावा हम सारा पैसा जो है जहां भी लगाते हैं, हम एक लिक्विडिटी को भी दिमाग में रखते हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि हम जब चाहे ना पैसा अरेंज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, ये अक्सर कहा जाता है शेयर्स में और प्रॉपर्टी में, शेयर्स इन्वेस्टमेंट में और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ना लिक्विड नहीं है। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए का अमाउंट पड़ा है और आप चाहते हैं कहीं इन्वेस्ट करें, और आपने सोच लिया कि प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब प्रॉपर्टी खरीद ली ना, और अगर मान लो आपको 10-20 लाख रुपए की जरूरत पड़ भी गई, आप उसको बेच नहीं पाओगे, जल्दी नहीं बेच पाओगे, बिक तो जाएगा, जल्दी नहीं बेच पाओगे। प्रॉपर्टी तो कई बार इतना तपा देती है कि 6-6-7 साल, इवन 4-4 5-5 साल भी लग जाते हैं बेचने में, कि बिक ही नहीं पाती, वो प्राइस मिल ही नहीं पाता जो बंदा सोच रहा होता है। लेकिन शेयर्स के साथ ऐसा नहीं है। डीमैट अकाउंट में शेयर्स हैं, आपने एक क्लिक पे बेचा, और आपने अगर अपने पोर्टफोलियो में इस तरीके से सजावट कर रखी है कि लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, तो कोई ना कोई शेयर आपको निकलने की अपॉर्चुनिटी दे देगा। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 5-10 लाख रुपए आराम से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब एक और भी है कि अगर मान लो हमें 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम 60-50-60-70 लाख से इन्वेस्ट करें, 30-40 लाख का हम एक लिक्विड फंड तैयार करके रखें कि कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो निकाल सकें, या फिर कभी कभी मार्केट में ज्यादा गिरावट आ गई तो उस कैश से हम उन गिरे हुए शेयर्स को, जो फिलहाल हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो हम खरीद पाए। तो ये भी एक तरीका है देखने का इसको। 3 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से डिस्कस किए? इट रिड्यूसेस रिस्क, टैक्स सेविंग में भी हेल्प करता है, और हमारा लिक्विडिटी या फिर मार्केटेबिलिटी का भी एक जो बेनिफिट है वो भी मिलता है, क्योंकि पोर्टफोलियो ना कई जगहों पे लगाए हैं, कुछ ना कुछ तो हमें ऑप्शन मिलेगा ही कि हम अपने उस इन्वेस्टमेंट को बेच के अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। उसके बाद पोर्टफोलियो बनाने का एक और बेनिफिट, कैपिटल ग्रोथ। एक आध शेयर अगर पिट भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे शेयर तो हैं जो चल रहे हैं, तो कुछ चल रहे हैं तो हमारी ओवरऑल बेसिस पे कैपिटल ग्रोथ हो रही होती है। और वैसे भी मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव तो कैपिटल ग्रोथ, कैपिटल को बढ़ाने का ही है। और उसके अलावा जो है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, जिनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, काफी पुराना पोर्टफोलियो है, तो आप ना उनसे एक बात जरूर सुनेंगे कि हमें ठीक ठाक डिविडेंड भी मिल जाता है। डिविडेंड मतलब जैसे प्रॉपर्टी में रेंट मिलता है, शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, बात एक ही है। अगर मान लो मैं 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो 20,000 किराए पे चढ़ जाएगी। 20,000 किराए पे मतलब साल भर का 2,40,000 रुपए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 2,40 मिलना मतलब 2.4% का रेंटल यील्ड मिल जाएगा। शेयर्स में भी 1.5-2% का रेंटल डिविडेंड यील्ड होता है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है हमने रेशियोज में डिस्कस भी कर रखा है। उसके अलावा सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की सेफ्टी। आप याद करो जो एग्जांपल दिया था आरकॉम में, सिर्फ जिसने लगाए थे, मतलब पोर्टफोलियो नहीं बनाया था, उसका तो पूरा प्रिंसिपल तक उड़ गया था। जानते हो कोई भी इंसान कम रिटर्न तो फिर भी सह लेगा, लेकिन ना प्रिंसिपल का खत्म होना नहीं सह पाएगा, क्योंकि वही तो वो वजूद है जिसकी वजह से वो बेसिस तो वही है पोर्टफोलियो का। मेरा असल पैसा जो है उससे बड़ा प्यार है भाई, रिटर्न कम मिल जाए लेकिन असल पैसे पे गिरावट नहीं आनी चाहिए, मतलब जो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल है उसकी सेफ्टी बरकरार रहनी चाहिए। बल्कि ये जो प्रिंसिपल है ना, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है ना ये वाला, ये सिर्फ यही इंक्लूड नहीं करता कि मान लो मैंने 10 लाख लगाए तो मेरे 10 लाख तो प्रोटेक्टेड रहे, बढ़ना बढ़ेगा तो अच्छी बात है, लेकिन 10 लाख कम से कम प्रोटेक्टेड रहे, यह यहां तक ही सीमित नहीं है। ये 10 लाख एटलीस्ट इन्फ्लेशन जितना तो बढ़े बढ़े कम से कम, क्योंकि आप भी जानते हो कि परचेजिंग पावर धीरे धीरे पैसे की कम होती जाती है। आज जो चीज 1,000 रुपए में आ जाती है 1 साल के बाद 1,000 रुपए में नहीं आएगी, महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन। तो इतना तो कम से कम, हालांकि ऑफ कोर्स जब हम सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और साउंड तरीके से, ठीक तरीके से पोर्टफोलियो बनाकर, और जो सिक्योरिटीज मार्केट के रूल्स रेगुलेशंस को दिमाग में रखते हुए इन्वेस्ट करते हैं, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, तो इन्फ्लेशन तो बहुत कम एक्सपेक्टेशन है, आराम से एक ठीक ठाक डिसेंट एक्सपेक्टेशन मीट हो जाती है। ठीक है,
तो ये सब है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। इसमें से जो पहला ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखें, रिड्यूस रिस्क। रिस्क क्यों कम हो पाता है? बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मैंने बता दिया वैसे आपको कि जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस करके हमारा रिस्क जो है वो कम होता है। आइए अब इससे रिलेटेड ना एग्जाम एमसीक्यू देख लेते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आया जून 2022 में। अब कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं अगर हमने पढ़ रखा हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखना, जो मैंने आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स अभी रखे थे वो हमारे इंस्टीट्यूट ने बताए हैं, तो उसके अलावा कुछ भी दिखे ना तो आप समझिए वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। हो सकता है कोई और ऑथर कहीं कुछ बोल रहा हो, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने कौन कौन से बताया, जरा मुझे एक बार रिवाइज करवाइए। हमने कहा भाई रिड्यूस होता है रिस्क, ठीक है, इनकम की स्टेबिलिटी रहती है, प्रिंसिपल हमारा प्रोटेक्ट रहता है, नहीं, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, ग्रोथ भी हमें मिलती रहती है। उसके अलावा फिर हमने बोला कि भाई देखो टैक्स की सेविंग भी हो जाती है, और हम लिक्विडिटी या फिर मार्केटेबिलिटी का भी एक जो बेनिफिट है वो ले पाते हैं अगर हम पोर्टफोलियो बना लेते हैं। अब यहां कहता है बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। भाई रिस्क रिडक्शन होता है, हाँ जी होता है, प्रिंसिपल की सेफ्टी रहती है, ये भी रहती है, सेफ स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है वो भी है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, ये कोई वहां पर ऑब्जेक्टिव नहीं था। देखो रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं, रिस्क रिड्यूस होता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है। हम शेयर्स में जो हमारा पोर्टफोलियो बनाते हैं उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, रिस्क तो रिड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो कौन सा इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है? सी इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। और वैसे भी मैंने कहा ना, जो मैंने आपके सामने अभी ऑब्जेक्टिव रखे यही हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में दे रखे, तो वही आपको मेनली अपने दिमाग में रखने हैं। उसके अलावा कुछ भी दिखे तो कहना हाँ ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेन एम ऑफ पोर्टफोलियो इज टू रिड्यूस व्हाट? रिड्यूस रिस्क। रिड्यूस की बात तो उन सारे ऑब्जेक्टिव्स में रिस्क की आई थी, और ऑफ कोर्स हम रिस्क ही रिड्यूस करना चाहते हैं, और ये पोर्टफोलियो का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। टैक्स में बचत होना और जितनी बातें लिखी थी सब की सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम एक ही जगह सब पैसा लगा देंगे तो हमारा रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो रिस्क रिड्यूस करना पोर्टफोलियो एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव मीट करता है हमारा। तो रिड्यूस रिस्क, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आप देख लीजिए ये दोनों एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और दोनों ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पर पूछे गए। देखिए अब ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है मार्कोविट्ज मॉडल। मार्कोविट्ज मॉडल कहो या मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी कहो, एक ही बात है। अब हमने जो अभी तक पढ़ा, चाहे वो मीन निकाला, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, चाहे वो टू एसेट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला, या टू एसेट पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क निकाला, ये सब बातें अगर किसने बताई तो वो कौन इंसान है? हैरी मार्कोविट्ज। हैरी मार्कोविट्ज वो इंसान है जिसने पहली बार रिस्क को क्वांटिफाई किया। इवन आज भी अगर आप देखते हो, जब कोई भी इंसान को आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखोगे तो वो ऐसे ही लूजली बोल देता है कि चलो इसका इतना रिटर्न शायद मिल जाएगा और इसका इतना रिस्क है, ज्यादा है कम है, क्वांटिफाई नहीं कर पाता कोई। इवन 1950s के आसपास हैरी मार्कोविट्ज ने ये पोर्टफोलियो की थियरी जो है वो बताई। उससे पहले ना ट्रेडिशनल थियरी मतलब हर कोई रिस्क रिटर्न को ऐसे ही बोल दिया करता था बिना किसी ठोस दावे के। इस इंसान ने पूरी रिसर्च करी, जो हमने ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखा या एक्सपेक्टेड रिटर्न देखा, ये इस इंसान की देन है। और ये फाइनेंस की दुनिया में, पोर्टफोलियो की दुनिया में इतनी बड़ी रिसर्च थी कि इनको नोबेल प्राइज मिला इस चीज के लिए। नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ी चीज होती है, और इनका नाम आपको याद रखना है। नाम क्या है? हैरी मार्कोविट्ज। 1950s में ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी जो बनाई वो इन्होंने बनाई। तो सबसे पहले तो ये नाम याद रखेंगे बिकॉज इस पर एमसीक्यू आ भी चुका है और फिर से आ सकता है। हम अब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका हेडिंग हमने क्या दिया है? मार्कोविट्ज मॉडल। और मैं एक्चुअली जो डिस्कस करूंगा ना वो मैं ऑलरेडी आपको स्टैटिस्टिकली दिखा भी चुका हूं। हमने जितनी भी पीछे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करी है मोरलेस सारी की सारी जो है वो मार्कोविट्ज की देन थी। और जो हमने अभी टू एसेट पोर्टफोलियो बनाया ना, रिस्क फ्री एसेट और रिस्की एसेट का, वो इनका नहीं था, क्योंकि इन्होंने दो रिस्की एसेट्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात की थी। रिस्क फ्री और रिस्की एसेट्स के बारे में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इसको मुझे आगे रिलेट करना है। एक हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट लाइन CML, उसको लेकर मुझे कुछ बातें आगे बोलनी है, पर क्योंकि साथ साथ डिस्कस हो ही रहा था टू एसेट पोर्टफोलियो, तो मैंने वहीं पे डिस्कस कर लिया। पर जो हमने रिस्की एसेट्स का पोर्टफोलियो बनाया था वो मार्कोविट्ज की देन थी।
स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, मार्कोविट्ज का दिन था, और नाम पूरा क्या है, डॉक्टर हैरी मार्कोविट्ज, ये नाम आपको याद रखना है। और इस मार्कोविट्ज मॉडल का एक नाम आप और दिमाग में रखेंगे और वो है मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, एमपीटी शॉर्ट में बोल देते हैं, लिख लीजिए ये भी आप, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। ठीक है ना। अब ये सब क्या लिखा है, इस सबको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। उससे पहले ये कुछ एजम्पशंस हैं जो मार्कोविट्ज ने दी जब अपनी पोर्टफोलियो थ्योरी बताई। इसमें से काफी सारी एजम्पशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे कि हमने पहली एजम्पशन जो यहां देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि इन्वेस्टर ना पोर्टफोलियो बनाने का जो डिसीजन लेता है वो दो चीजों के बेसिस पे लेता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेरिएंस। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, भाई वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इंटरचेंजेबली भी यूज होता है, एक ही बात है दोनों, क्योंकि ठीक है ना। हाँ, हमने देखा कि इन्वेस्टर्स ने जब पोर्टफोलियो बनाया तो वो रिस्क और रिटर्न दोनों देख रहा था, मतलब वेरिएंस और एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों देख रहा था, बिल्कुल ठीक बात है। ये असम्पशंस है किसकी, मार्कोविट्ज मॉडल की। कहता है कि इंडिविजुअल जो रिस्क एस्टिमेट करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी करता है। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएबिलिटी तो थी, स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकाल रहे थे तो वहां वेरिएंस ही तो ले रहे थे, डेविएशन ही तो ले रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, इंडिविजुअल जो रिस्क एस्टिमेट करता है वो वेरिएबिलिटी मतलब डेविएशंस के बेसिस पे ही करता है। फिर हमने ये भी याद है कुछ बात डिस्कस की थी जब मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर मान लीजिए आपको दो सिक्योरिटीज दी जाएं और दोनों का रिस्क सेम है तो उन दोनों में से आप कौन सा प्रेफर करना पसंद करेंगे, जिसका रिटर्न ज्यादा है तो हम हायर रिटर्न्स प्रेफर करेंगे। ठीक ऐसे ही मैं अगर आपको दो शेयर बता दूं जिसका रिटर्न सेम है तो फिर उनमें से आप कौन सी ऑप्ट करेंगे जिसका रिस्क कम होगा। ये बात मैंने पहले बता रखी है, आप देखिएगा, नोट देखिएगा आपने, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, हमने ऐसी बात करी है। फिर हमने प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे भी एक्सपेक्टेड रिटर्न कंप्यूट किया था। हाँ, वहां पर कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हुई थी। अब जो आपके लिए अभी एजम्पशन जो अभी फिलहाल आपको नहीं समझ में आएगी क्योंकि इसके बारे में मुझे बात करनी है, क्योंकि इसके ऊपर एक आध प्रैक्टिकल भी आया हुआ है, अब वो ये है कि इन्वेस्टर ना अपनी यूटिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब ये यूटिलिटी क्या होती है इसके बारे में आज मुझे मेन चर्चा करनी है। तो मैं अभी फिलहाल इस अजम्पशन को 2 मिनट के लिए स्किप कर दूं। इतना जो मैंने अभी बोला, इतना जितना मैंने अभी बोला, और बोला तो क्या, इसके ऊपर तो पीछे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं। अभी मैंने एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है ये नहीं बोला, अभी बोलूंगा इसके ऊपर। पोर्टफोलियो एफिशिएंट कब होता है और एफिशिएंट फ्रंटियर वगैरह क्या होते हैं, ये सब बातें मैं अभी बोलूंगा, अभी मैंने बोली नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल मैंने क्या बोला है कि जो हमने अभी तक पढ़ा है मोरलेस वो सब कुछ हैरी मार्कोविट्ज की देन थी। 1950s में इन्होंने ये थियरी दी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, ये एक नाम और है इसका। उसके अलावा हमने कहा कि भाई मार्कोविट्ज भाई साहब के क्या क्या एजम्पशंस थे। एजम्पशंस में हमने कहा भाई ये रिटर्न और रिस्क दोनों को कंपेयर करते थे, दोनों को डिस्कस, एक इन्वेस्टर रिटर्न रिस्क के बेसिस पे ही अपना पोर्टफोलियो बनाने का डिसीजन लेता था। रिस्क के लिए हम वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का ही दूसरा नाम है, हम उसकी मदद लेते हैं। और अगर गिवन रिस्क है, दो सिक्योरिटीज का रिस्क सेम है तो हम हाईएस्ट रिटर्न वाली सिक्योरिटी चूज करेंगे। दो सिक्योरिटी का रिटर्न सेम है तो हम मिनिमम रिस्क वाली सिक्योरिटी चूज करेंगे। और हाँ, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी सहारा ले ही रहे थे। अभी मैंने जो बातें डिस्कस नहीं करी है मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। ये यूटिलिटी क्या होता है, ये एफिशिएंट फ्रंटियर या एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है, अभी सब आएंगी बातें, ये बातें मुझे भी करनी है। पर जितनी बातें करी हैं, आइए जरा इसके बेसिस पे एमसीक्यू देखिए आप। हु प्रपोज द पोर्टफोलियो थियरी ओरिजिनली, ओरिजिनली कौन लाए थे, हैरी मार्कोविट्ज। उससे पहले तो कोई सोच ही नहीं पाया था, हर कोई सिर्फ ऐसे ही रिटर्न रिस्क बोल दिया करता था। इवन आज भी नॉर्मल इन्वेस्टर, जनरल इन्वेस्टर तो ऐसे ही बोल देता है। क्वांटिफाई करना इन्होंने सिखाया पहली बार, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, ये नाम आपको पता होना जरूरी है। सीए फाइनल में तो इवन ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई रिस्क निकाल दो, जैसे कि हैरी मार्कोविट्ज ने बताया। अब हैरी मार्कोविट्ज ने बताया, ये नाम जिन लोगों को नहीं पता वो रिस्क निकालना तो जानते हैं, पर किसने बताया था ये नहीं पता, तो वो वहां पे छोड़ आते हैं क्वेश्चन। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखें, नॉट कंसिडर्ड एज अजम्पशन। पहला, इन्वेस्टर कंसिडर ईच ऑल्टरनेटिव एज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी,
ये तो assumption है. Individuals do not estimate risk on the basis of variability. Do not estimate risk. अरे वो तो रिस्क एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ये तो assumption है. डू नॉट लगा के इसने गड़बड़ कर दिया ना. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ ये assumption नहीं है, क्योंकि वो तो एस्टिमेट करते हैं. डू नॉट बेस डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएंस. भाई मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी या मार्कोविट्ज का तो कहना ही यही था कि दो ही चीजें निकालेंगे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो बना लेंगे. तो डू नॉट बेस ये भी assumption नहीं है भाई, ये तो काम होता है. इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ बी एंड सी. ये दोनों भी एग्जामिनेशन एमसीक्यू हैं. मैंने पहले आपको प्रैक्टिकल करवाना इसलिए ठीक समझा ताकि आप अब इन थियोरेटिकल क्वेश्चंस को रिलेट कर पाए. अब जो इस थ्योरी जो मैंने अभी डिस्कस जो लिखी है आपके सामने, देखिए आपने, इनमें जो चीजें नई हैं आपके लिए, जैसे कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो एंड ऑल, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है जी, आइए. देखिए अगला जो हमें कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करना है थियोरी का, वो है कि ये एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है. देखिए ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जैसे ये एक्सप्लेन करूंगा तो ये वाला पैराग्राफ भी आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन ना इस पर एक बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू आगे चल के आ ही सकता है कि बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो किसने दिया. तो जो ये नाम है ना, हैरी मार्कोविट्ज, ये आपको याद रखना है. अभी आगे चल के एक और बड़ा पॉपुलर नाम आएगा, विलियम शार्प. हैरी मार्कोविट्ज, विलियम शार्प, दो बड़े पॉपुलर नाम है इस चैप्टर के. ठीक है, तो ये हमें याद रखने हैं. तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है, मैं ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. उसके बाद फिर हमारी एक एजम्पशन डिस्कस करनी रह गई है कि ये जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है. इसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा कि ये यूटिलिटी क्या होती है. इसके ऊपर प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी एग्जाम में आए हुए हैं, और इसका कनेक्शन कुछ रिस्क पेनल्टी से है, रिस्क टॉलरेंस पर कुछ बातें हैं, वो सब बातें मैं अभी करूंगा आपके साथ. फिलहाल अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ वो कर रहा हूं एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है, और एफिशिएंट पोर्टफोलियो से बनता है एक एफिशिएंट फ्रंटियर. ये सब बातें मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा. देखिए जो ये हैरी मार्कोविट्ज थे, ऐसे ही नोबेल प्राइज नहीं मिल गया इनको. हैरी मार्कोविट्ज की रिसर्च जो थी वो बहुत जबरदस्त थी, बहुत फुर्सत से इन्होंने रिसर्च करी. अब रिसर्च किस तरीके की करी, और करी भी पता है कब? 1950s में, जब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी जितनी आज है. अब इन्होंने क्या किया, जैसे हमने देखा पीछे टू एसेट पोर्टफोलियो जब हमने बनाए, मैं मान लो टू एसेट पोर्टफोलियो का अगर एग्जांपल लूं, मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं और मैं उसको 2 शेयर्स में लगाना चाहता हूं. और जो 2 शेयर्स मैंने चूज किए, पहला शेयर चूज किया मैंने टाटा मोटर्स. मैंने कहा भाई कुछ पैसा टाटा मोटर्स में लगाएंगे, और मान लीजिए इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 20% का है. और हमने कहा कुछ पैसा इन्फोसिस में लगाएंगे, और मान लीजिए इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 12% का है. अब आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन से शेयर में कितना पैसा लगा रहे हैं. भाई 10 लाख रुपए पड़े हैं, अब ये भी तो आपको चयन करना पड़ेगा ना कि आप 10 लाख रुपए का जो एलोकेशन है वो कैसे करेंगे. मान लीजिए मैंने कहा 9 लाख रुपए लगाएंगे टाटा मोटर्स में, मतलब ये कि 10 लाख में से अगर 9 लाख लगा दोगे तो 0.9 का वेट इसका हो जाएगा और 0.1 का वेट इसका हो जाएगा. 20 इंटू 0.9 18, 12 इंटू 0.1 1.2, तो हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना हो गया? 19.2%. सपोज मैं यही कहूं कि नहीं हम आधा आधा लगाएंगे, मतलब 20 इंटू 0.5 और 12 इंटू 0.5, तो ये कितना हो गया? 10, और ये कितना हो गया? 6. रिटर्न 16%. और अगर आपको और कितने कॉम्बिनेशन बनाने हो तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 90% टाटा मोटर, 10% इन्फोसिस, ऐसी 80-20, 70-30, 60-40, 50-50, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? और अगर आपको बहुत ज्यादा खेलना हो तो सोच लीजिए और बड़े कॉम्बिनेशन, मैं बता रहा हूं अनगिनत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. 10 लाख रुपए पड़े, 50,000 रुपए लगाएंगे हम मान लीजिए टाटा मोटर्स में, 9.5 लाख इसमें. 40,000 टाटा मोटर्स में, 9,60,000 इसमें. 30,000 टाटा मोटर्स में, 970 इसमें. 1,000 रुपए टाटा मोटर में, 9,99,000 दूसरे में. या 1,000 रुपए, या कहें कि इसे 2,000 रुपए इन्फोसिस में, और बाकी के 9,98,000 टाटा मोटर्स में. और ऐसे ही 6.5, 3.5, 7.5, 2.5, मतलब अनगिनत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मानते हो? यही फुर्सत का काम किया मार्कोविट्ज भाई साहब ने, कॉम्बिनेशन बना के देखे बड़े सारे. और आप ये बात समझते हो कि अगर हमारे वेट्स बदलते हैं, तो आपने अभी 2 ही एग्जाम्पल देखे, क्या रिटर्न बदला कि नहीं बदला? बदल गया. तो इसका मतलब वेट्स बदलने से इवन रिस्क भी बदल जाएगा.
भाई याद करो ओवरऑल रिस्क का क्या फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी का स्क्वायर, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी का स्क्वायर रूट। याद है? इसका मतलब ये कि हाँ, वेट्स बदलने से रिस्क भी बदलता है और वेट्स बदलने से रिटर्न भी बदलता है। ये बात समझ में आती है? हाँ। मार्कोविट्ज भाई साहब ने ऐसे ही बड़े सारे कॉम्बिनेशंस पर रिटर्न और रिस्क निकाल दिए, बड़े सारे कॉम्बिनेशन बनाए और रिटर्न रिस्क निकाल दिए और उसको प्लॉट कर दिया। ऐसे सामने आपको एक ग्राफ दिख रहा है इस पर, जिसमें एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे ही वाई एक्सिस पर उन्होंने लिखा एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या लिखा? एक्सपेक्टेड रिटर्न, और प्लॉटिंग कर दी। मान लीजिए कहा कि भाई एक ऐसा हमारा कॉम्बिनेशन बना जहां पर हमारा रिस्क जो है वो 16% का है और रिटर्न जो है इसके ऊपर अगर हम गए तो हमने देखा रिटर्न जो है वो यहां पर कहीं पर आ रहा है, और वो आ रहा है मान लो सपोज 13% का। इसी 16% पर थोड़ा और ऊपर गए तो एक और कॉम्बिनेशन ही बन रहा है जहां पे हमारा रिटर्न कितना आ रहा है? 14% का। थोड़ा और ऊपर गए, रिटर्न और बढ़ गया। ऐसे ही और ऊपर गए तो एक सबसे ज्यादा रिटर्न भी आ रहा है, इसी रिस्क पर सबसे ज्यादा रिटर्न भी आ रहा है। अब आप मुझे बताइए 16% का रिस्क लेकर मुझे 13, 14 से 14.5 और से 16% तक का रिटर्न मिल रहा है, तो मैं कौन सा रिटर्न लेना पसंद करूंगा अगर मुझे रिस्क सब में सेम लेना पड़ रहा है? सर जहां रिटर्न मैक्सिमम है। तो आप इस बात को समझिए कि मार्कोविट्ज भाई साहब ने इतने सारे कॉम्बिनेशन बनाए और सारे कॉम्बिनेशन को प्लॉट कर दिया, और प्लॉट करने के बाद ये देखा कि हर एक रिस्क लेवल पर से यहां पर 14% का रिस्क लेते हैं तो हमारा रिटर्न यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, बड़े सारे कॉम्बिनेशन है। जो सबसे टॉप पर है ना, हम वही रिटर्न पाना चाहेंगे, हम तो यही प्रेफर करेंगे। नीचे वाले रिटर्न क्यों लोगे? ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये क्यों लोगे जब 14% के रिस्क पर जो मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा आप वही लेना चाहोगे? तो आप समझिए, जब हमने ये सारी प्लॉटिंग करी ना, जब ये सारी प्लॉटिंग करी तो हर एक रिस्क लेवल पर कई सारे रिटर्न आए, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, फिर एक टॉप पर आया। ये जो एक लाइन, एक आर्क बना हुआ है ना, ये आर्क बेसिकली हर एक रिस्क लेवल का सबसे हाईएस्ट रिटर्न है। फिर से बोलता हूं, ये जो आर्क बन गया है, ये आर्क पे जितने भी प्लॉटिंग हुई, ये उस गिवन रिस्क पर, जैसे मान लो ये एक रिस्क है, ये एक रिस्क है, इस रिस्क पर सबसे ज्यादा रिटर्न तो सबसे टॉप पर ही है। ये भी एक रिस्क है, इस पर सबसे ज्यादा रिटर्न यहां पर है। मतलब ये कि अगर हम रिस्क बढ़ा रहे हैं तो रिटर्न बढ़ रहा है, लेकिन हर एक रिस्क पर बड़े सारे रिटर्न की पॉसिबिलिटीज है क्योंकि बड़े सारे कॉम्बिनेशन बन गए। तो उन सारे कॉम्बिनेशंस में हम सबसे ऊपर वाला रिटर्न लेना चाहेंगे। जैसे इस डॉट के नीचे देखो कितने सारे और भी ऑप्शंस हैं, कितने सारे और भी ऑप्शंस हैं। ये जो सारे पोर्टफोलियो नीचे बने हुए ना, ये सारे वाले, ये सारे जो हैं ये इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं। ये कौन से हैं? इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इनसे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। इनसे बेहतर ऑप्शन कहां पर अवेलेबल है? जो इस आर्क पर है, जो इस लाइन पर है, क्योंकि ये लाइन पर हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है गिवन रिस्क पर। तो हमें अगर वेट्स का सिलेक्शन करना होगा, किसी एक कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करना होगा, तो हम ऐसे वाले कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करेंगे जो इस आर्क पर फॉल कर रहा है। और यही आर्क जो है, यही जो एक लाइन बनी है, एक तिरछी आर्क लाइन बनी है, इसी को बोलते हैं, यही फ्रंटियर है। और एफिशिएंट फ्रंटियर क्यों बोला? कि एफिशिएंट फ्रंटियर पर जितने भी पोर्टफोलियोज फॉल कर रहे हैं वो सारे बेस्ट है, एफिशिएंट है, और इसके नीचे जितने फॉल कर रहे हैं वो सारे के सारे इनएफिशिएंट हैं। इसके नीचे जितने फॉल कर रहे हैं वो सारे कौन से हैं? इनएफिशिएंट है। मेरी बात आपको समझ में आई? पहले तो आप ये समझें कि हमने जो दो शेयर लिए उनकी कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं। मार्कोविट्ज ने फुर्सत में सारे कॉम्बिनेशन बनाए और हर एक कॉम्बिनेशन का एक रिटर्न निकला होगा, हर एक कॉम्बिनेशन का एक रिस्क निकला होगा, जिसको इस ग्राफ में प्लॉट कर दिया। और ग्राफ में प्लॉट किया तो एक ही रिस्क पर
मान लो जैसे कहा 17% का रिस्क है, इस रिस्क पर बड़े सारे रिटर्न है, बड़े सारे रिटर्न है, तो हम कौन सा चाहेंगे? जो सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा रिटर्न है। ठीक ऐसे ही मान लो हमने कहा कि यहां पर हमें 18% का रिटर्न मिल रहा है यहां पर, और उसके लिए हमें रिस्क लेना पड़ रहा है इतना। अब 18% रिटर्न लेने के लिए रिस्क तो और भी ज्यादा लिया जा सकता है। देखो 18% के रिटर्न के लिए, देखो रिटर्न ना 18% रिस्क तो ज्यादा, इतना भी रिस्क ले सकते हैं, यहां तक भी रिस्क लिया जा सकता है। तो मैं कौन सा रिस्क लूंगा? जो सबसे कम होगा। और सबसे कम कहां पे फॉल करेगा? इजी फ्रंटियर पर। मतलब जो फ्रंटियर में पोर्टफोलियो फॉल कर रहा है ना, वहां पर उस वेट्स पर रिटर्न इज मैक्सिमम, रिस्क इज मिनिमम, तभी एफिशिएंट पोर्टफोलियो है। मेरे ख्याल से अब मैं फास्ट ट्रैक बैच के हिसाब से बहुत ज्यादा तो बोल दिया है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो बेसिकली जो है उस पर रिटर्न मैक्सिमम है और रिस्क मिनिमम है। और फ्रंटियर बेसिकली वो आर्क है, इस आर्क पर कई सारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं। मतलब अगर मैं इस आर्क की बात करूं, जो फ्रंटियर बन गया है, जो एक लाइन सी बन गई है, एक आर्क बन गया है, इस आर्क पर जितने भी पोर्टफोलियोज फॉल कर रहे हैं दे आर नोन एज एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, और इसके नीचे जितने फॉल कर रहे हैं वो सारे के सारे इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं। ये बात है। आइए जरा वो लाइनें पढ़ लेते हैं एक बार जो लिखी थी ऊपर। क्या लिखा था भाई? कि मार्कोविच भाई साहब ने एफिशिएंट पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट दिया। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज एफिशिएंट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एफिशिएंट कब होता है? जब वो हाईएस्ट रिटर्न दे फॉर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क, और रिस्क को मिनिमाइज करे फॉर अ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ रिटर्न। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि इस 18% पर इतना रिस्क लेके भी 18% रिटर्न मिल सकता है, और आप ज्यादा रिस्क लो तब भी ये 18 मिलेगा, और ज्यादा लो तब भी 18 मिलेगा, और ज्यादा लो तब भी 18 मिलेगा। तो मैं कौन सा रिस्क लेना चाहूंगा? जो कम है। ठीक है, तो इसको अगर आपको नोट करना है, ये डायग्राम बनाना है तो बना सकते हैं। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो पर जो आर्क बनता है उस आर्क को क्या कहते हैं? उस आर्क को बोलते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर। क्या बोलते हैं? एफिशिएंट फ्रंटियर। आपको ये सब लाइनें वाइनें नहीं बनानी है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे क्या बनाया है? स्टैंडर्ड डेविएशन। वाई एक्सिस पे क्या है? रिटर्न। और ऐसे ही मैंने कई सारे कॉम्बिनेशंस यहां पे लिख दिए हैं आपके सामने। देखिए जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना यूटिलिटी का, उसको समझने के लिए हमें पहले ये इन्वेस्टर्स कितने तरह के होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, फिर हम अपने यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ पाएंगे। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम इन्वेस्टर्स को 3 हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि रिस्क को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, रिस्क एवर्स हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो रिस्क को लेकर न्यूट्रल हैं, और ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको रिस्क बहुत ही पसंद है, मतलब रिस्क सीकर्स। अब वैसे तो इन तीनों पर बहुत बातें करी जा सकती हैं, बट फिलहाल मैं अभी उतनी ही बात करूंगा जितनी की मेरी यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जरूरी है। अब मान लीजिए ये जो 3 तरह के इन्वेस्टर्स हैं, रिस्क एवर्स को हम 6% का जब रिस्क देते हैं तो उनकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो है वो 8% की रहती है। और जो रिस्क न्यूट्रल हैं, अगर हम इनको 6% का रिस्क देते हैं तो कहते हैं 6% का रिटर्न भी दे दोगे चल जाएगा। और जो रिस्क सीकर्स हैं उनको अगर हम 6% का रिस्क देते हैं तो ये 5% के रिटर्न में भी मान जाते हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली क्या रिटर्न रिस्क प्रोफाइल चल रहे हैं मैं उनको दिमाग में ना रखते हुए सिर्फ वैसा एग्जांपल ले रहा हूं जैसा कि सिंप्लीफाई हो समझाने में, आसान हो समझाने में। ठीक है ना? अब अगर आप इनको देखोगे तो ये तीनों फिलहाल सेम रिस्क ले रहे हैं, लेकिन जो रिस्क एवर्स इंसान है, जो रिस्क जनरली हेट करता है, जो रिस्क जल्दी लेना पसंद नहीं करता, अगर वो रिस्क लेगा तो वो इन तीनों से ज्यादा रिटर्न चाहेगा, तभी वो रिस्क लेगा, अदरवाइज वो रिस्क नहीं लेगा। ठीक ऐसे ही रिस्क न्यूट्रल जो है,
क्योंकि वो न्यूट्रल है रिस्क को लेकर, तो उसको एक ठीक ठाक डिसेंट रिटर्न दे दोगे, मान जाएगा। रिस्क सीकर तो मैं कहूंगा कि ये तो ऐसा इंसान है जो आया ही सिर्फ पैसा लुटाने के लिए इसको रिस्क बहुत पसंद है, इसलिए नाम है रिस्क सीकर। अब सपोज आप अगर चाहते हो कि ये जो अपना रिस्क है ये डबल कर दें, मतलब 6 से 12% का रिस्क अगर आप चाहते हो कि ये लोग लें, मतलब अपना रिस्क डबल कर दें, तो रिस्क न्यूट्रल इंसान की अगर मैं बात करूं, ये कहेगा ठीक है मेरा तुम रिस्क डबल कर रहे हो तो रिटर्न भी डबल ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रोपोर्शनेटली मेरे रिटर्न को बढ़ा दो, जिस प्रोपोर्शन में रिस्क बढ़ा रहे हो उस प्रोपोर्शन में रिटर्न बढ़ा दो। ये रिस्क न्यूट्रल की खास बात है। और जो रिस्क सीकर है उसका रिटर्न अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे ना आप, बस थोड़ा सा लालच दे दो, वो रिटर्न प्रोपोर्शनेटली, रिस्क प्रोपोर्शनेटली ज्यादा भी लेने को तैयार हो जाएगा। मतलब आपने 5 से सिर्फ 8 किया, लेकिन रिस्क उसने डबल भी करने को तैयार है, क्योंकि रिस्क सीकर है ना, रिस्क पसंद है इसको। थोड़े से एक्स्ट्रा रिटर्न के लालच में ये अपना रिस्क जो है बढ़ा देगा, प्रोपोर्शनेटली बढ़ा देगा। लेकिन जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है ना, वो रिस्क आसानी से नहीं लेता जब तक उसको कोई बार्गेन नहीं मिलती, कोई बेहतर डील नहीं मिलती। मतलब ये कि रिस्क एवर्स इन्वेस्टर का अगर मैं ये कहूं कि तुम 6% पर 8% का रिटर्न ले रहे थे तो 12 पर डबल कर लो, 16 ले लो, ये 16 में नहीं मानेगा। क्या का डबल नहीं, ये तो रिस्क न्यूट्रल इंसान का काम है जो प्रोपोर्शनेटली बढ़ाता हो। कह रहा मेरे को अगर रिस्क ज्यादा दिलवाना है तो रिटर्न डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ाना पड़ेगा। वर्ड्स फोकस कर रहे हैं। मेरा अगर रिस्क तुम बढ़ाना चाहते हो तो मेरा जो रिटर्न है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ाना पड़ेगा। डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब ये अगर रिस्क डबल किया है तो रिटर्न डबल नहीं, डबल से ज्यादा, मतलब इसका सेटिस्फैक्शन लेवल 16 से ऊपर ही आएगा। मान लो ये 20% पे सेटल होता है। तो पहले तो आप ये समझें कि रिस्क एवर्स, रिस्क न्यूट्रल और रिस्क सीकर में क्या फर्क है। रिस्क एवर्स इंसान अगर रिस्क को बढ़ाता है तो रिटर्न उसको डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ाना है, सेम प्रोपोर्शन में नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा चाहिए। रिस्क न्यूट्रल जो है वो प्रोपोर्शनली बढ़ाने में तैयार है, और जो रिस्क सीकर है वो थोड़े से रिटर्न बढ़ाने के लालच में अपना रिस्क डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ा देता है। तो आप तीनों में फर्क देख रहे हैं। और दो एक्सट्रीम देखिए, रिस्क एवर्स कहता है रिस्क ज्यादा लूंगा, रिटर्न प्रोपोर्शनेटली डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा चाहिए। और रिस्क सीकर देखिए, वो थोड़े से रिटर्न के लिए रिस्क को डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ाने को तैयार है। और रिस्क न्यूट्रल कहता है लीनियर तरीके से मेरा रिटर्न बढ़ा दो, जिस प्रोपोर्शन में रिस्क बढ़ा रहे हो उसी प्रोपोर्शन में रिटर्न बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट ने तो हालांकि ये एजम्पशन नहीं मेंशन करी, पर अगर आप कोई और ऑथर की किताब पढ़ोगे तो मार्कोविट्ज मॉडल की एक एजम्पशन ये भी है कि वो इन्वेस्टर्स को रिस्क एवर्स मानता है। रिस्क एवर्स मतलब अगर वो रिस्क लेंगे, एक्स्ट्रा रिस्क लेंगे, तो उनको रिटर्न फिर प्रोपोर्शनेटली हायर चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज चाहिए रिटर्न में। ठीक है। अच्छा, अब आती है बात यूटिलिटी की। कहां पर यूटिलिटी से कॉन्सेप्ट से हमें इसको कनेक्ट करना है। देखो, पहले तो आप समझें कि यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन। और यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपने +2 में शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, वहां पर इंडिफरेंस कर्व वगैरह आपने पढ़े होंगे, सेटिस्फैक्शन वगैरह आप वहां पर अगर आपने 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वहां पर जरूर देखा होगा। यूटिलिटी का मतलब पहले तो आप आसान से शब्दों में समझें कि सेटिस्फैक्शन से है। ठीक है। अब सपोज मैं आपसे ये कहूं, अगर ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं अगर आपसे ये कहूं, अब सब कुछ एग्जाम्पल मैं फिर से रीफ्रेम करता हूं, सारी बातें फिर से बोलूंगा, आप ध्यान से सुनते जाना। मान लो ये 3 तरह के इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है। मान लो मैं इन तीनों इन्वेस्टर्स को ये बोलूं कि तुम ना 6% का रिस्क ले लो, तीनों को सेम रिस्क दूं, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिटर्न कौन एक्सपेक्ट कर रहा था? रिस्क एवर्स। ये कह रहा था कि मैं 8% का रिटर्न लूंगा, ये कह रहा था 6 में ही मान जाऊंगा, और ये तो 5 में ही तैयार था। रिस्क एवर्स जो है, क्योंकि रिस्क मुश्किल से लेता है, उसको अगर रिस्क दिलाना है तो लालच देना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, तभी रिस्क लेगा वो। इसलिए ये तीनों में सबसे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। अगर आप तीनों का रिस्क सेम रखो, सबसे ज्यादा रिटर्न रिस्क एवर्स ही एक्सपेक्ट करेगा। मतलब आप कह सकते हो इन तीनों की सेटिस्फैक्शन सेम तब होगी जब रिस्क एवर्स इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो, रिस्क न्यूट्रल और रिस्क सीकर से। रिस्क सीकर की सेटिस्फैक्शन कम में भी चल जाएगी क्योंकि वो रिस्क ले सकता है,
उसमें दिलेरी ज्यादा है, कह रहा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब आप मेरे वर्ड्स को समझे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सेटिस्फैक्शन की जहां तक बात है, वो तीनों की बराबर तभी आ सकती है जब तीनों के तीनों सेम रिस्क पर अगर हम देखें तो रिस्क एवर्स को सबसे ज्यादा रिटर्न दोगे तब ये बात आएगी। ठीक ऐसे ही हमने कहा कि अगर मान लो रिस्क डबल कर देते हैं और इसका भी डबल कर देते हैं, इसका भी डबल कर देते हैं, तो ये तो 8% रिटर्न के लिए भी डबल करवा लेगा रिस्क, इसको लेकिन 12 ही चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनेटली चाहिए डबल। लेकिन ये डबल नहीं मानेगा, कहेगा भाई मेरे को 20 में बताओ, तब बात करेंगे। मतलब आप पहले ये समझें कि रिस्क एवर्स बंदा रिस्क बढ़ाने को तैयार तो हो जाएगा, लेकिन उसको रिटर्न भी फिर अकॉर्डिंगली चाहिए। अब आप मेरे अगले वर्ड्स को सुनना ध्यान से। सपोज मैं आपसे ये कहूं कि इन तीनों का रिस्क सेम है 6%, 6%, 6%, और मैं तीनों को सेम रिटर्न दे दूं 6% का, 6% का और 6% का, रिटर्न भी सेम दे दूं। मुझे बताओ क्या तीनों का सेटिस्फैक्शन, वर्ड फोकस करना, सेटिस्फैक्शन, क्या तीनों का सेटिस्फैक्शन सेम होगा? नहीं। रिस्क एवर्स बंदा जो है वो थोड़ा सा जो है घबरा जाएगा। घबरा क्यों जाएगा? उसको रिस्क लेना पसंद नहीं है, उसको 6% का रिटर्न जज ही नहीं रहा। सपोज मैं कुछ ऐसे समझाऊं, आपके पापा मान लो स्टॉक मार्केट से बहुत डरते हैं, रिस्क एवर्स है वो, और अभी तक वो बैंक की एफडी में ही पैसा डालते आए हैं। लेकिन आप अगर जोर जबरदस्ती से उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलेंगे तो वो घबराएंगे तो सही, सेटिस्फैक्शन उनका आएगा ही नहीं। उनका सेटिस्फैक्शन आता ही एफडी में, कितना मर्जी कर लो, सेटिस्फैक्शन आता ही उनका एफडी में। लेकिन वो भी शायद मान जाएं अगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आप बहुत ज्यादा दिखा दो। सपोज वो मान जाते हैं स्टॉक मार्केट में आने के लिए, लेकिन रिटर्न उनको 25% का चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा है, मान लो ऐसा उनके दिमाग में है। लेकिन आपने अगर 12% ही दिया सिर्फ, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा उनका। मतलब ये कि अगर रिस्क एवर्स इंसान को आप रिस्क दिला रहे हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है अगर मीट नहीं करोगे, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल गिरेगा। पहले तो वर्ड समझे, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन वर्ड में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूटिलिटी का दूसरा नाम सेटिस्फैक्शन ही है। तीन लोग हैं, रिस्क एवर्स, रिस्क न्यूट्रल और रिस्क सीकर। तीनों का अगर रिस्क सेम है और अगर आप तीनों का सेटिस्फैक्शन सेम चाहते हो, फिर से मेरे वर्ड्स को सुनना, तीनों का रिस्क सेम है, अगर आप तीनों का सेटिस्फैक्शन सेम चाहते हो तो सेटिस्फैक्शन तीनों का सेम तभी आएगा जब रिस्क एवर्स को इन तीनों में सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो, और रिस्क न्यूट्रल को सेकंड नंबर पे, और रिस्क सीकर को कम भी मिलेगा चलेगा, क्योंकि रिस्क सीकर दिलेर बंदा है, इसको थोड़ा ही रिस्क मिल जाए, थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है वो। भाई ये तो ऐसा इंसान है जो कसिनो भी चले जाएगा गैम्बलिंग के लिए, लेकिन हर कोई कसिनो नहीं जा पाता, डर तो रहता ही है, पैसा लुटने का, पैसा खराब होने का जो हो ही जाता है। तो आप पहले तो सेटिस्फैक्शन वर्ड को समझें, क्योंकि मैं अब जो आगे बातें बोलूंगा वो कनेक्टेड फील करेंगे आप तभी जब आप इस बात को समझें। तो रिस्क न्यूट्रल, रिस्क सेवर सीकर और रिस्क एवर्स में रिस्क एवर्स जो है सबसे ज्यादा रिटर्न चाहेगा अगर रिस्क सबका सेम है तब। अगर आप सेम रिस्क पे सबको सेम ही रिटर्न दे दोगे तो रिस्क एवर्स का सेटिस्फैक्शन सबसे कम होगा, क्योंकि उसकी उम्मीद के जितना मिल ही नहीं रहा। तीनों का रिटर्न अगर सेम रख देते हैं सेम रिस्क के साथ, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा वो इसका होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 5-4 पे भी तैयार था, सबसे कम सेटिस्फैक्शन लेवल इसका होगा। ये तो है ही न्यूट्रल, इसको तो 6 ही मिल रहा था पहले भी, मेरा एग्जांपल अगर कनेक्ट करो तो आप, मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो सबसे कम यहां पर फिर रिस्क एवर्स का हो जाएगा। अब आप पहले इस डायग्राम को देखिए, ध्यान से देखिएगा प्लीज। अगर मैं तीनों को 6% का रिस्क दिलाऊं, जो भी एग्जांपल लिया, और तीनों को सेम ही रिटर्न दूं, सबसे कम सेटिस्फैक्शन, फिर से बोलूंगा, सबसे कम सेटिस्फैक्शन किसका होगा? रिस्क एवर्स का। उससे थोड़ा ज्यादा होगा रिस्क न्यूट्रल का, और सबसे ज्यादा किसका होगा?
रिस्क सीकर का। रिस्क बढ़ा दोगे, रिटर्न भी बढ़ा दो, लेकिन मान लो सेम रखो। रिस्क एवर्स जो है, रिस्क जैसे जैसे बढ़ता है ना, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाता है, घबराने लगता है वो, डर लगने लगता है उसको। मैं अभी जो हमारे मार्कोविच भाई साहब ने बोला, मैं अभी उस पे तो बात अभी शुरू नहीं करी है। मैं पहले आपके साथ कुछ बेसिक बात कर रहा हूं कि अगर ये तीन तरह के इन्वेस्टर्स हो, तीनों का रिस्क सेम हो, और अगर आप गलती से तीनों को रिटर्न सेम दे दो, सेटिस्फैक्शन वाइज रिस्क एवर्स इंसान सबसे ज्यादा जो है परेशान होगा, उसको धक धक शुरू हो जाएगी, धड़कनें बढ़ जाएंगी उसकी, क्योंकि रिस्क लेना वो जानता नहीं। वो रिस्क लेने को तैयार हो जाएगा अगर उसको रिटर्न की आप जो है एक अच्छे रिटर्न की अगर आप उसको एक उम्मीद दे दो तो, लेकिन वैसे नहीं लेगा, वैसे नहीं लेगा वो। मेरा ना पीछे एक ऐसे इंसान के साथ बैठना हुआ, थोड़ा बिग शॉट इंसान था वो, और देखते ही देखते स्टॉक मार्केट के लाइव आवर्स चल रहे थे, उस इंसान ने एक ही वन शॉट में 50-60 लाख रुपए का एक ही शॉट में इन्वेस्टमेंट कर डाला, एक ही शेयर में, इंट्राडे के लिए, सेम डे खरीद बेच के लिए। मैं पैसा उसका लगा हुआ था, दिल की धड़कनें मेरी बढ़ रही थी। मतलब आप समझ पा रहे हो कि रिस्क एवर्स इंसान दूसरे का भी अगर मान लो पोर्टफोलियो डगमगा रहा है रिस्क की वजह से, तो घबराहट उसको शुरू हो जाती है। मैं बाय नेचर ऑफ कोर्स अगर मैं कहूं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं रिस्क एवर्स हूं। रिस्क, और मैं क्या, मैक्सिमम सारे इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स ही मिलेंगे, अनलेस पैसा डुबाने का अगर शौक है तो देख के रिस्क रिटर्न प्रोफाइल देख के इंसान इन्वेस्टमेंट करता है। रिटर्न जहां मिलने की अच्छी एक्सपेक्टेशन है तो रिस्क लिया भी जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है, वैसे नहीं। चलिए अगला सामने आप ग्राफ देखिए। ऐसे कुछ ग्राफ ने आपको याद होगा, आपने 12th क्लास में शायद इकोनॉमिक्स में बनाए थे, वहां पर इनडिफरेंस कर्व पढ़े थे, वहां पर आपने एक मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां पर याद है आपको कुछ ऐसा? कुछ आपने स्कूल में शायद 12th क्लास की इकोनॉमिक्स ही थी तब आपने पढ़ा होगा। बट फिलहाल मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए थोड़ा जरूरी था, तो मैंने कहा इसको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिक सी बातें, हालांकि ये 12th क्लास की बातें हैं, मैं लेकिन स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको फिर भी थोड़ा बहुत रिफ्रेश करवाते हुए चल रहा हूँ। अब यहाँ इसको पोर्टफोलियो की नजर से देखना है आपने। अब क्या देखना है आपने, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखिए अगर मान लो मैं इन्वेस्टर को कहता हूं, अगर मैं इन्वेस्टर को कहता हूं कि भाई देख तू इतना रिस्क ले तो तेरे को इतना रिटर्न मिलेगा, कहता ठीक है। हम कहते हैं भाई तेरा रिस्क बढ़ा रहे हैं तो तेरा रिटर्न भी बढ़ा देंगे, कह रहा बिल्कुल ठीक है। तू रिस्क और बढ़ा, तेरा रिटर्न और बढ़ा देंगे, बिल्कुल ठीक है। ये जो तीन पोर्टफोलियो बनाया ना मैंने यहां पर, ये जो तीन पोर्टफोलियो बनाए यहां पर एक ही कर्व पर, तो हम बोलेंगे कि ये जो इनडिफरेंस कर्व 3 है, किसी भी पोर्टफोलियो में अगर आप इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका सेटिस्फैक्शन सेम है। फिर से बोल रहा हूं, इस इनडिफरेंस कर्व पर आप उसका कोई भी पोर्टफोलियो बनवाते हो, इतना रिस्क देके इतना रिटर्न दिलवाओगे, या रिस्क बढ़वा के रिटर्न बढ़वा दोगे और रिस्क बढ़ा के और रिटर्न बढ़ा दोगे, तो सेटिस्फैक्शन सेम है। इनडिफरेंस कर्व नाम क्यों होता था? क्योंकि इस कर्व पर किसी भी पर्टिकुलर जगह पे आप प्लॉटिंग करोगे, सेटिस्फैक्शन जो है वो सेम आता था, इसलिए इसको इनडिफरेंस कर्व बोलते थे कि इनडिफरेंट है सेटिस्फैक्शन वाइज। ठीक है, अब जरा देखिए जो ऊपर वाला I2 वाला कर्व है, इस रिस्क पर I3 पर मैं उसको इतना रिटर्न दिला रहा था, लेकिन जब मैं अगर कहूं कि नहीं तुम्हारा रिटर्न मैं बढ़वा दूंगा, इसी रिस्क पर I2 इतना रिटर्न दिलवा दूंगा, तो मुझे बताइए क्या I3 के मुकाबले में उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सर बिल्कुल बढ़ेगी। पहले इतने रिस्क पर रिटर्न यहां तक मिल रहा था, अब रिटर्न बढ़ाओगे तो सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। ठीक ऐसे ही मैं अगर मान लो और इसका रिस्क बढ़ा के कहूं कि तुम्हें रिटर्न इतना देंगे, I3 में इससे कम मिल रहा था, मतलब यहां इसके जो कर्व पे, इस कर्व पे जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, पोर्टफोलियो बनेंगे, यहां सेटिस्फैक्शन का लेवल इंक्रीज होगा कंपेयर टू I3। बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि I3 में रिस्क लेने पर रिटर्न कम मिल रहा था, I2 में रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, और I1 में तो और बेहतर मिल रहा है। अब जरा सोचिए, मान लो इतना रिस्क दिलाना है, या फिर कहें इतना रिस्क दिलाना है, अगर I3 की बात करें तो इतना रिटर्न मिल रहा था, I2 की बात करें रिटर्न और ज्यादा, सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, I1 की बात करें तो रिटर्न और भी ज्यादा, सेटिस्फैक्शन और बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं सेटिस्फैक्शन वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन जो है वो कहां मिल रहा होगा? सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन I1 पर मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि कम रिस्क में रिटर्न मैक्सिमाइज हो रहा है वहां पर, इसलिए।
तो पहले तो इस इंडिफरेंस कर्व को आप पोर्टफोलियो के हिसाब से समझिए। तो हम ये कह सकते हैं कि I3 कर्व वो कर्व है जहां पर सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज्यादा होगा, और वो लॉजिकल सी बात है क्योंकि रिटर्न सबसे ज्यादा यही मिल रहा है। लेकिन मार्केट में इतना रिटर्न मिलने की अपॉर्चुनिटी हो तो सही, हाँ सेटिस्फैक्शन मेरा बढ़ेगा, बल्कि ऑफ कोर्स इस रिस्क पे रिटर्न जितना ज्यादा करते जाओगे सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन मान लो मार्केट में रिटर्न सिर्फ मिल इतना ही सकता है, इतना ही मिल सकता है, भले ही मेरा सेटिस्फैक्शन ऊपर मिलता, लेकिन मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ऐसा कोई पोर्टफोलियो है ही नहीं जो इस रिस्क पर इतना ज्यादा रिटर्न दे सके, इतना ही मिल सकता है बस, तो मुझे इतने में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब मैं कंबाइन कर रहा हूं इस इंडिफरेंस कर्व को एफिशिएंट पोर्टफोलियो के साथ। अब ध्यान से देखिएगा, ये एफिशिएंट फ्रंटियर याद है? पहले तो ये बताइए ये एफिशिएंट फ्रंटियर क्या था? जो ब्लू कलर की लाइन है वो क्या थी? इस ब्लू कलर की लाइन पर मार्कोविट्ज भाई साहब ने वो वाले पोर्टफोलियोज सिलेक्ट किए थे जहां पर एक स्पेसिफाइड रिस्क पर सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा था। थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो पहले पीछे जाके वो वीडियो को वापस सुन लो, ठीक है? एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या क्या था? ये बेस्ट पोर्टफोलियोज थे। हमारा सेटिस्फैक्शन जो है सबसे ज्यादा कहां पर आ सकता है? यहां पर। लेकिन ऐसी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। मार्कोविट्ज कह रहे हैं ऐसा कोई पोर्टफोलियो बन नहीं सकता। हमने कहा यहां दिला दो, कहते वो भी नहीं बन सकता। तो फिर मार्कोविट्ज भाई साहब ने कहा ये वाला ले लो, ये है मार्केट में। मतलब हमारा सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा इस पर आएगा I1 पर, लेकिन यहां पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। फिर I2 पर आएगा, ये भी कोई नहीं है। I3 पे आएगा, I3 वाली एक अपॉर्चुनिटी है। तो हमने कहा ठीक है यही वाला पोर्टफोलियो दे दो अपने को। ये ऑप्टिमम पोर्टफोलियो है। क्या है? ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। यहां मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है। जरा देखिए इस वाले कर्व में, मैं इस वाले कर्व पे क्यों जाऊंगा? जब इससे बेहतर रिटर्न मिल सकता है तो मैं नीचे वाले कर्व पे क्यों जाऊंगा? अगर मान लो एफिशिएंट पोर्टफोलियो यहां पे बन रहा होता तो मैं तो सबसे ऊपर जाता। अब आप समझिए, पहले तो एफिशिएंट फ्रंटियर के समझिए, जो मार्कोविट्ज मॉडल ने बताया कि ये बेस्ट पोर्टफोलियोज हैं, जो एफिशिएंट फ्रंटियर पे लाए कर रहे हैं, ये बेस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं, पहले जो मार्कोविट्ज भाई साहब ने कहा। फिर हमने कहा हमारी सेटिस्फैक्शन तो कहां पर आएगी? हमारी सेटिस्फैक्शन तो यहां पर आएगी सबसे ज्यादा। लेकिन ऐसी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे इस वाले कर्व पर है। हमने कहा ठीक है फिर यही वाला पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। इससे नीचे आएंगे अगर ये, तो भाई रिटर्न कम है। इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो क्यों सिलेक्ट करूं? मेरे को कहा जाएगा तो मैं कौन से पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करना पसंद करूंगा? एफिशिएंट पोर्टफोलियो को। और एफिशिएंट पोर्टफोलियो जो है तो यहां पर है। एक देखो एफिशिएंट पोर्टफोलियो पे ये भी फॉल कर रहा है, देख रहे हो? एफिशिएंट पोर्टफोलियो पर ये भी फॉल कर रहा है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो पर ये भी फॉल कर रहा है। कौन से वाले सर? ये वाला देखो, ये भी फॉल कर रहा है, एफिशिएंट पे ये भी फॉल कर रहा है। लेकिन यहां ना सेटिस्फैक्शन देख रहे हो नीचे है, सेटिस्फैक्शन I3 पर ऊपर है। हमारी सेटिस्फैक्शन ज्यादा I3 पर है कि I4 पर है? I3 पर है। तो इसलिए हमने वो चूज करना है जो I3 पर फॉल कर रहा है। तो आप एक बात और समझें यहां पर कि जो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो होता है वो एफिशिएंट फ्रंटियर के साथ, हमारी यूटिलिटी कर्व के साथ उसका एक टेंजेंट बनता है। आप देख रहे हो I3 कर्व जो है, जो हमारा यूटिलिटी कर्व है, उसके साथ एक टेंजेंट बनता है किसका? फ्रंट, जो एफिशिएंट फ्रंटियर है उस पर। तो ये जो है ना, इसको हम एक नाम देना चाहेंगे ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। ध्यान रखें ऑप्टिमम पोर्टफोलियो पर हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज्ड है। ऑप्टिमम पोर्टफोलियो पर हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या है? मैक्सिमाइज्ड है। ऑप्टिमम पोर्टफोलियो के अलावा भी एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं। ऑप्टिमम पोर्टफोलियो के अलावा ये भी एफिशिएंट है, ये भी एफिशिएंट है, पर हमारी यूटिलिटी ऑप्टिमाइज्ड यहां पर नहीं है। यूटिलिटी मैक्सिमम कहां पर है? I3 पर है। इसलिए वी विल गो फॉर दिस वन। अब ये तो था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब हमें इसे डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिकल थिंग्स, जो कि हमारे एग्जाम में इस पर MCQ आए भी हुआ है। आइए जरा अब हम उस पर बात करते हैं जो अब हमारे एग्जाम के लिए एक्चुअली में ज्यादा रिलेवेंट है। अपना यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को कंप्यूट करना हो मैथमेटिकली तो ये कुछ स्टेप्स हैं, और ये कुछ स्टेप्स हमारे इंस्टीट्यूट ने ही दिए हैं। इस पर MCQ आ भी चुका है, फिर से भी आ सकता है। तो ये सब क्या है, मैं एक एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी बात।
तो मैं ना अब एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसकी मदद से मैं इस यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं और फिर मैं इन स्टेप्स पर भी आऊंगा और फिर उससे रिलेटेड हम एग्जाम के एमसीक्यूज भी देख लेंगे। ये 3 तरह के इन्वेस्टर्स आपको याद है। मैं इसकी मदद से अब आपको यूटिलिटी को कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं कि कैसे कंप्यूट करते हैं, और इस पर एग्जाम में एमसीक्यूज बड़े फेवरेट है, इसलिए ध्यान से प्लीज सुनिएगा। मैं पहले आपको सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरीके से कैलकुलेशंस होंगे, और उसके बाद फिर मैं उसको लॉजिकली भी समझा दूंगा कि अच्छा ये तरीका है, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। मान लीजिए ये 3 तरह के इन्वेस्टर्स हैं और इन तीनों को हमने बोला कि भाई तुम एक रिस्क लो, और तीनों को हमने सेम रिस्क लेने के लिए बोल दिया। तीनों को कहा कि 15-15% का तुम रिस्क ले लो, तीनों को सेम रिस्क लेने के लिए बोल दिया। तीनों को हमने जो रिटर्न कहा, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया, वो भी मानो सेम दिया, 13% का, 13% का, 13% का। अब आपको मैंने ये बात अभी बताई थी कि अगर आप तीनों को रिस्क सेम दोगे और रिटर्न भी सेम दे दोगे तो सेटिस्फैक्शन, जिसको हम यूटिलिटी भी बोल देते हैं, सबसे कम किसका होगा? रिस्क एवर्स इन्वेस्टर का। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर कह रहा है भाई तुमने रिस्क सीकर को जितना रिस्क दिया, मुझे भी उतना ही रिस्क दिया, तो रिटर्न में तुम बराबरी कैसे कर सकते हो? उसको तो रिस्क से प्यार है, वो तो कर लेगा एक्सेप्ट, मेरे को लेकिन रिस्क से प्यार नहीं है। रिस्क एवर्स जो है वो बाय नेचर थोड़ा सा रिस्क को हेट करते हैं। वो कह रहे हैं हमें अगर इतना ही रिस्क देना था तो रिटर्न तो ज्यादा देना था। मतलब ये कि अगर हम देखें कि अगर यूटिलिटी देखोगे, सेटिस्फैक्शन देखोगे, तो सबसे कम इसी का आना चाहिए। अब ये सेटिस्फैक्शन को ही मैं नंबर में कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, हाउ टू कंप्यूट दिस सेटिस्फैक्शन। ठीक है जी। अब कैसे कंप्यूट करना देखिएगा। हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है कि पहले ना आप एक नंबर असाइन करो जिसको बोलो रिस्क टॉलरेंस। क्या बोलो? रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस का मतलब होता है कि मेरी रिस्क लेने की इच्छा कितनी है। इन तीनों में सबसे ज्यादा रिस्क को बर्दाश्त करने वाला, रिस्क को टॉलरेट करने वाला कौन है? सर इन तीनों में रिस्क को टॉलरेट करने वाला, रिस्क को बर्दाश्त करने वाला जो है वो रिस्क सीकर है। और हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बात बोली स्टडी मटेरियल में कि रिस्क टॉलरेंस ना हम एक नंबर से एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे कि सपोज मैं आपसे ये कहूं कि जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मेरी क्लास आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, जितनी भी क्लासेस देखी हैं आपने अगर देखी हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि उसको 0 से लेकर 10 नंबर तक के बीच में रेटिंग देनी हो, तो आप एक रेटिंग दे देंगे। वो रेटिंग आप कोई भी एक नंबर दिखते हैं, वो नंबर जो भी आपने लिखा है एक रैंडम नंबर है, ऐसा कोई साइंटिफिकली आपने कैलकुलेट तो नहीं किया है। आपके घर में स्विगी या जोमेटो वाले आते हैं, ऑर्डर लेके आते हैं, उसके बाद आपके फोन पे मैसेज आ जाता है कि रेटिंग कर दो 0 से लेकर 5 के बीच में, जिसमें वो बोल भी देता है कि 5 ही कर देना प्लीज, आप भी कर देते हो। लेकिन क्या कोई ये नंबर, मान लो आपने 4 रेटिंग दी, आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, कुछ चीज कम पसंद आई, तो क्या आपने ये रेटिंग साइंटिफिकली कैलकुलेट करी है? नहीं ना, रैंडम नंबर है। हमारे इंस्टीट्यूट ने भी कहा कि हम ना यूटिलिटी निकालने से पहले हम एक नंबर देते हैं, उस नंबर का नाम है रिस्क टॉलरेंस। क्या नाम है? रिस्क टॉलरेंस। अब जो ये रिस्क टॉलरेंस है, ये 0 से लेकर 100 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है। जैसे हम 0 से 5 के बीच में रेटिंग देते हैं ना, जब कोई हम ओला कैब्स में या फिर जोमेटो या स्विगी को रेटिंग देनी हो, ऐसे ही इसकी रेटिंग कह रहे हैं 0 से 100 के बीच में है। टॉलरेंस की एक रेटिंग है। जितना ज्यादा ये नंबर होगा इसका मतलब वो रिस्क ज्यादा टॉलरेंट है, मतलब रिस्क लेने की विलिंगनेस ज्यादा है। सपोज मैं आपसे ये कहूं कि इसका रिस्क टॉलरेंस जो है 90 है, हाई टॉलरेंस का नंबर मतलब रिस्क लेने की इच्छा या रिस्क लेने की जो टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की जो ताकत है वो ज्यादा है। 0 से 100 के बीच में ही होने वाला है। जितना ज्यादा नंबर होगा इसका मतलब उतना ज्यादा हम रिस्क टॉलरेंट है। मान लो न्यूट्रल जो है उसका ये 50 नंबर है, मतलब 90 से कम है। रिस्क लेना तो ठीक है ले लेगा, लेकिन रिस्क सीकर जितना भी रिस्क लेना इसको अच्छा नहीं लगता। और इसका तो टॉलरेंस का जो लेवल है वो बहुत ही कम है, 20 है। सर ये नंबर कहां से आए? कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं, रैंडम नंबर है। आपसे मैंने पूछा क्या कि आपने जब वो ओला कैब्स में जो रेटिंग दी 4 दी, कैसे दी, कैसे निकाला भाई? सर ऐसे ही निकाल दिया मतलब ऐसे ही कुछ भी लिख दिया ना, कुछ भी बोल दिया ना, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन थोड़ी है, ये भी एक रैंडम नंबर है।
हालांकि जब हम पोर्टफोलियो की चरम सीमा पे जाते हैं, पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, देखो हमारा सीएस इंस्टीट्यूट पोर्टफोलियो को एक दायरे में पढ़ाता है, सीए फाइनल में दायरा थोड़ा और बड़ा है, और पोर्टफोलियो की अति करनी हो तो सीएफए ज्वाइन करो, वहां पे पोर्टफोलियो पूरा का पूरा कोर्स ही पोर्टफोलियो बेस्ड है, ठीक है। चलो हाँ, सीएफए लेवल पर वहां पर इन सब चीजों की भी कंप्यूटेशंस होती है, बट फिलहाल हमारे इंस्टीट्यूट ने जो बोला है एक रैंडम नंबर है जो 0 से 100 के बीच में कुछ भी होगा, जितना कम है मतलब टॉलरेंस कम है, जितना ज्यादा है मतलब टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, बीच में है मतलब ठीक ठाक न्यूट्रल मैटर है। हमने कहा ठीक है निकाल देंगे। अब मेरे वर्ड्स को सुनिएगा ध्यान से प्लीज, मैं आराम से बता रहा हूं क्योंकि ये ना बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, आप देखोगे ज्यादातर क्योंकि जल्दबाजी में बता दिया जाता है ना तो समझ में कम आता है बच्चे को, मैं इसलिए बड़े आराम आराम से हौले हौले सारी बातें बोली। हमने कहा पहले हमें रिटर्न पता है, रिस्क पता है, अगर मैं इन तीनों तरह के इन्वेस्टर्स को रिस्क सेम दूं और रिटर्न भी सेम दे दूं, मैं ये बात अंदर ही जानता हूं कि यूटिलिटी सबसे कम, सेटिस्फैक्शन सबसे कम रिस्क एवर्स वाले इंसान की होगी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर परेशान होगा। बताओ भाई, रिस्क सीकर वाले को भी सेम रिटर्न दे दिया, उसके जितना रिस्क दिलाया है मुझे और मेरे को उसके जितना ही रिटर्न दे दिया, भाई मेरी तो सेटिस्फैक्शन तभी ज्यादा होती, तब बराबर होती जब मेरा रिटर्न ज्यादा होता। रिस्क एवर्स वाले इन्वेस्टर की यूटिलिटी रिस्क सीकर वाले इन्वेस्टर्स के बराबर तभी होती जब उसका रिटर्न ज्यादा होता। तीनों को रिटर्न सेम दे दोगे तो रिस्क एवर्स वाले की सेटिस्फैक्शन सबसे कम होगी। यही बात हमें अब नंबर की मदद से बतानी है कि कितनी यूटिलिटी को मेजर करना सीख रहे हैं। मैंने कहा ये मेजरमेंट के लिए पहला काम क्या करो, टॉलरेंस, टॉलरेंस का एक नंबर दो। साइंटिफिक नंबर है नहीं, ऐसे ही आर्बिट्रेरली हमने कंप्यूट कर दिया, मतलब ये क्योंकि आर्बिट्रेरी नंबर है, ऐसे ही कोई रैंडम नंबर है। हमारे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो रिस्क टॉलरेंस का लेवल क्या है वो देगा, खुद ही बताएगा, 40 है, 50 है, 60 है, क्या है बताएगा, ठीक है। मतलब ये जो है ये क्वेश्चंस में गिवन होगा, जब हम ये एमसीक्यू करेंगे आप देखेंगे भी। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम जो हमारा पोर्टफोलियो है उसका वेरिएंस निकालें। क्या निकालें, वेरिएंस। मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो आप जानते हो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक छतरी का ही फर्क होता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम स्क्वायर निकाल देते हैं दैट विल बिकम वेरिएंस। ये बात मैं बता चुका हूं, अब कई बार बोल चुका हूं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि हमें वेरिएंस कंप्यूट करना है, ठीक है। अब क्योंकि मैं यूटिलिटी निकालना सिखा रहा हूं आपको, मैं अब पेन का कलर चेंज कर देता हूं। हमें वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस कैसे आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो, क्योंकि तीनों जगह स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है तो सेम ही आएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 15 इंटू 15 225 आ रहा है। पहले आप इस बात को समझे, आप हमने क्या बोला, हमने कहा हमारा पहला स्टेप है यूटिलिटी निकालने के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट वेरिएंस। ठीक है निकाल देंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है वेरिएंस जब निकल जाए उसके बाद कहता है एक फिगर निकालो जिसको बोलो रिस्क पेनल्टी। क्या बोलो, रिस्क पेनल्टी। और कैसे निकलेगा, अभी पहले प्रोसीजर देख रहे हैं, ठीक है ना, मैं अभी लॉजिकली बताऊंगा। पेनल्टी कैसे निकलेगा, वेरिएंस को रिस्क टॉलरेंस जो कि क्वेश्चन में ही गिवन होगा उसे डिवाइड कर दो। अब हम निकाल रहे हैं रिस्क पेनल्टी। कैसे निकालेंगे, वेरिएंस को टॉलरेंस से डिवाइड करके, वेरिएंस को टॉलरेंस से डिवाइड करके, वेरिएंस को टॉलरेंस से डिवाइड करके। 225 को 20 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 11.25। 225 को 50 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 4.5। 225 को 90 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2.5। आ गई बात समझ में। एंड द फाइनल स्टेप इज कंप्यूट यूटिलिटी। यूटिलिटी कैसे निकालो, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसमें से रिस्क पेनल्टी को माइनस कर दो। मैं अभी प्रोसीजर बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से। हमने कहा 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकाल दो, वेरिएंस तो पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही तो करना है। दूसरा है रिस्क की पेनल्टी निकाल दो। कैसे निकालो, वेरिएंस जो है जो निकाला आपने स्टेप 1 में उसको रिस्क टॉलरेंस से डिवाइड कर दो, और ये टॉलरेंस 0 से 100 के बीच में कुछ भी होगा जो कि क्वेश्चन में ही गिवन होगा, ठीक है।
उसके बाद कहता है कि आप ना यूटिलिटी निकाल दो, कैसे? रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न में से रिस्क पेनल्टी को माइनस कर दो। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा कितना दे रखा है सब में? 13 13 13 है। 13 माइनस 11.25, 13 माइनस 4.5, 13 माइनस 2.5। अब जरा बताओ कितना आया? 13 माइनस 11.25 ये आता है 1.75, 13 माइनस 4.5 8.5, 13 माइनस 2.5 10.5। ध्यान रखें ये जो थर्ड स्टेप में निकला है दिस इज नोन एज यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, ये रिटर्न नहीं है। माना हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न में से पेनल्टी माइनस किया, कह सकते हो नेट टर्म्स में दिस इज रिटर्न, पर ये है क्या? सेटिस्फैक्शन। सबसे कम सेटिस्फैक्शन किसका आया है? सबसे कम सेटिस्फैक्शन रिस्क एवर्स इंसान का आया है। और वो बात तो हमने पहले ही बोल दी थी, जब सेम रिटर्न पे सबको सेम रिस्क दोगे, सेम रिस्क पर सबको रिटर्न सेम दोगे, तो रिस्क एवर्स वाले की तो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कम आनी आनी है। सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा होगा यहां पे? रिस्क सीकर। उतना तो उसने तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किसकी आई है? रिस्क सीकर की। सबसे कम सेटिस्फैक्शन किसकी आई है? रिस्क टॉलरेंट की, रिस्क एवर्स की। मतलब आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए, रिस्क एवर्स जो है उसको रिटर्न तो आपने 13% का दिया, लेकिन उसकी कॉस्ट उसने घबराहट की दी है। बेचारा घबरा इतना रखा था, रिस्क उतना लेना ही नहीं चाहता था, उसको सेटिस्फैक्शन मात्र 1.75% की मिली है। दिया उसके हाथ में 13 है, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन 1.75 की मिली है। आप गोवा के कसिनो में किसी ऐसे इंसान को ले जाओ जिसने आज जिंदगी भर आज तक एफडी में ही पैसा लगाया है, दूर दूर से डरता है वो, उसको ले जाओ, अगर वो जीत भी जाएगा वो भी सेटिस्फैक्शन लेकिन मिलेगी नहीं। क्यों? पूरे टाइम घबराया रहेगा। लेकिन ऐसा इंसान जो है ही जुआरी, दूर रहना चाहिए प्लीज, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहीं निकल पड़ो आप कसिनो। लेकिन जो है ही जुआरी, वो हार के भी आएगा तो खुश आएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो रिस्क लेने में मजा आ रहा है। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? पहले वाले इंसान को जो रिस्क एवर्स है उसके हाथ में दिया 13 ही, लेकिन यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन 1.75 की ही मिली, क्योंकि रिस्क रिस्क की घबराहट में उसकी सारी सेटिस्फैक्शन निकल गई। अगर आप चाहते हो कि इसकी भी, ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसकी भी यूटिलिटी, इसकी भी सेटिस्फैक्शन, अब वर्ड्स बड़े ध्यान से सुनना, इसकी भी सेटिस्फैक्शन अगर इसके जितनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका रिटर्न 13 से बढ़ाओ, इसका रिटर्न लेके जाओ। कितना लेके जाओ? अगर आप चाहते हो कि आपके रिस्क एवर्स इन्वेस्टर का यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन बिल्कुल सेम आए जो रिस्क सीकर का है, तो आपको इसके रिटर्न को बढ़ाना पड़ेगा। इसका जो रिटर्न अभी 13% का है ना, इस रिटर्न को आपको बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा मैं बताता हूं, रुको, अभी 21.75 करना पड़ेगा। अगर मान लो इसका रिटर्न 21.75 कर देते हैं, तो 21.75 में से आप 11.25 माइनस कर दोगे तो 10.5 का यूटिलिटी आ जाएगा। मतलब आप समझें कि रिस्क एवर्स इन्वेस्टर और रिस्क सीकर की सेटिस्फैक्शन कब सेम हो सकती है? जब रिस्क एवर्स वाले का रिटर्न ज्यादा हो या उसका रिस्क कम हो। कोई भी एक काम तो करना पड़ेगा। फिलहाल रिटर्न के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो इसका रिटर्न मुझे 21.75 करना पड़ेगा। 21.75 सर कैसे आया? भाई इसकी यूटिलिटी अगर 10.5 करनी है तो 10.5 प्लस पेनल्टी 11.25, 10.5 प्लस 11.25 करते हैं तो 21.75 का रिटर्न उसको चाहिए होगा, तब आएगी सेम यूटिलिटी। पर फिलहाल हमें वो सेम वेम करने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, हमें तो सिंपली यूटिलिटी निकालने के लिए कहेगा। अब आप जरा चेक करो कि हमने क्या स्टेप्स फॉलो किया। हमने कहा कि सबसे पहले तो वेरिएंस निकाल लो, मतलब रिस्क निकाल लो स्क्वायर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में नहीं, स्क्वायर्ड की फॉर्म में रिस्क निकालो। निकाल दिया। हमने कहा रिस्क, सामने वाले की रिस्क टॉलरेंस देख लो। अब आप जरा सोचो, रिस्क टॉलरेंस का मतलब यह है कि कम टॉलरेंस, मतलब मैं कम रिस्क लेना चाहता हूं। अगर मैं कम रिस्क, जैसे इन तीनों में देखो, कम रिस्क सबसे कम रिस्क कौन लेना चाहता है? ये पहले वाला इन्वेस्टर, 20 का ही टॉलरेंस है इसका, इसको सबसे ज्यादा पेनलाइज किया, मतलब इसकी सेटिस्फैक्शन पर सबसे ज्यादा पेनल्टी लगने वाली है। रिस्क की पेनल्टी मतलब इसके सेटिस्फैक्शन पर पेनल्टी लगेगी, क्योंकि रिस्क लेना ही नहीं चाहता था, जबरदस्ती रिस्क दिलवाया गया इसको, और इसका टॉलरेंस बढ़ गया तो इसकी पेनल्टी कम लगेगी, मतलब इसका सेटिस्फैक्शन में कम गिरावट आएगी। और बढ़ गया टॉलरेंस तो और कम गिरावट आएगी। मतलब रिस्क पेनल्टी क्या है कि मेरी सेटिस्फैक्शन को कितना कम होना है,
जितना मेरा कम टॉलरेंस लेवल होगा मेरे रिस्क की पेनल्टी ज्यादा लगेगी। मतलब मुझे रिटर्न मिल भी रहा होगा लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि रिस्क मैं बाय नेचर लेना ही नहीं चाहता था। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ना एमसीक्यू करेंगे ना, बात आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगी। अब जरा ये स्टेप्स अगर कहोगे तो मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगा। ये कुछ स्टेप्स हैं और यूटिलिटी कंप्यूट करने के। पहले आप एक आध लेकिन एमसीक्यू देखो। 40 तक तो हमने कर लिए थे, मैं 43 करवा रहा हूं, ठीक है ना। दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। अब आप जरा चेक करिए। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 15% का, रिस्क टॉलरेंस दे रखा है 40 का, रिस्क पेनल्टी मांगी है, यूटिलिटी नहीं मांगी, रिस्क पेनल्टी मांगी है। पहले मुझे बताओ व्हाट इज स्टेप नंबर 1? सर स्टेप नंबर 1 तो है, पहले तो आप वेरिएंस निकाल लीजिए। वेरिएंस कैसे निकालोगे? सर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके। ध्यान रखिए अगर वेरिएंस ही दे रखा होता फिर नहीं करना कुछ भी, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकाल देंगे। 15 का स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर करते कितना आता है? अभी तो अच्छा हमारे एग्जाम्पल में तो यही था 225। मैंने एक्चुअली वो स्टडी मैट का ही कुछ एग्जाम्पल लिया था। वेरिएंस आ गया फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? अब हमें निकालनी है रिस्क पेनल्टी कि हमारी सेटिस्फैक्शन को कितना धक्का लगेगा, हमारी सेटिस्फैक्शन को कितना धक्का लगेगा। और ये धक्का मतलब ये पेनल्टी कैसे निकालनी है? वेरिएंस को रिस्क टॉलरेंस का एक नंबर होगा उससे डिवाइड करना है। यहां रिस्क टॉलरेंस कितना है 40, यहां कितना है 40, तो 225 को अगर मैं 40 से डिवाइड कर देता हूं, 225 को 40 से डिवाइड कर देता हूं तो कितना आता है? सर ये आता है 5.625। मतलब इतनी पेनल्टी लगने वाली है। मतलब मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है यहां पर जैसे दे रखा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न दे नहीं रखा, लेकिन अगर मान लो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लो 20% का है तो रिटर्न भले ही 20 दे दोगे लेकिन यूटिलिटी 20 की नहीं मिल रही मुझे, यूटिलिटी 5.625 कम मिल रही, क्योंकि रिस्क लेना, जब मैंने रिस्क लिया तो एक घबराहट भी तो ही, एक डर भी तो लगा, उसने सेटिस्फैक्शन कम कर दी। और वो पेनल्टी हमने अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से जब माइनस कर देंगे तो वो यूटिलिटी आ जाती है, सेटिस्फैक्शन आ जाती है। यहां लेकिन रिस्क पेनल्टी ही मांगा था, मतलब डी इज द आंसर। फर्स्ट स्टेप वेरिएंस निकालना है, सेकंड स्टेप जो है रिस्क पेनल्टी निकालनी है। और पेनल्टी कैसे आती है? वेरिएंस को रिस्क टॉलरेंस से डिवाइड करके। रिस्क टॉलरेंस का नंबर हमेशा एग्जाम में दे रखा होगा, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना वहां पर। आती है बात समझ में? अगला एमसीक्यू देखोगे तो हैरान ही रह जाओगे, कुछ पूछा ही नहीं है। दिसंबर 2021 में आया, आप देखिए रिस्क पेनल्टी दे दी। रिस्क पेनल्टी मतलब क्या हुआ? हमारा सेकंड स्टेप जो है वो तो कंप्लीट करके दे दिया उसने। फर्स्ट स्टेप क्या था? पहले वेरिएंस निकालना है, कैसे? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके। सेकंड स्टेप क्या है? रिस्क पेनल्टी निकालना। पेनल्टी कैसे आती है? वेरिएंस को रिस्क टॉलरेंस से डिवाइड करके, टॉलरेंस का नंबर दे रखा होता है, तो रिस्क पेनल्टी तो उसने दे ही दी, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी दे दिया, तो हमसे यूटिलिटी मांग रहा है, तो यूटिलिटी तो निकालने में कुछ बचा ही नहीं है। वो यूटिलिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप? ये एक्सपेक्टेड रिटर्न में से रिस्क पेनल्टी को माइनस कर दोगे। 13 में से 4.5 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 8.5। 8.5 मतलब ए। हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है? ए है। इसके आगे परसेंटेज लगा दो। 41 देखिए, 40 तक तो हमने कर लिए थे, 41 देखिए कहता है यूटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो कैन बी मेजर्ड। फाइनल स्टेप ही पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है, कैसे निकाला यूटिलिटी? एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क पेनल्टी, मतलब सी इज द आंसर। बेवकूफ बनाने के लिए उसने रिस्क पेनल्टी में से भी एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करके दे रखा, एक्सपेक्टेड रिटर्न में से रिस्क पेनल्टी माइनस करते हैं। और अगर आप ऊपर देखोगे जो ए ऑप्शन है ये बेसिकली किसका फॉर्मूला हो गया? रिस्क स्क्वायर्ड मतलब वेरिएंस, और वेरिएंस को जब मैं रिस्क टॉलरेंस से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है? रिस्क पेनल्टी। मतलब वो आपसे चाहे तो रिस्क पेनल्टी का भी तो फॉर्मूला पूछ सकता है, वो अगर आपसे चाहे तो रिस्क पेनल्टी का भी फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। तो ऐसा करता हूं, मैंने आपके साथ आज जो जो डिस्कस किया है मैं एक बार आपके सामने वो सारी स्लाइड्स ले आता हूं, ताकि आप उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आई होप कि आपको आज की क्लास में पेशेंस चाहिए था। आज की क्लास जो थी वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली क्लास थी, पर मैंने पूरी कोशिश करी कि इसको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। अगर आप खुद से कभी स्टडी मैट देख के रिस्क टॉलरेंस और ये सब पढ़ने की कोशिश करोगे, सच में दीवार पे सर मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। मतलब इस तरह की ये चीज़ थी जो मैंने आपको मेरी तरफ से मैंने शायद जितना हो सकता था स्मूथली एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको वीडियो ठीक लगा होगा, अच्छा ही लगा होगा। वीडियो को लाइक ऑफ कोर्स आप कर ही देते होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कि आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया।
बाकी मैं अभी आपको बाय बाय कर रहा हूँ, ताकि अभी मैं हालांकि आपके सामने वो स्लाइड लाऊंगा, बाकी अभी बाय बाय कर रहा हूँ ताकि हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और अगली क्लास में हम बात करेंगे CAPM मॉडल। उस कॉन्सेप्ट से भी पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में बहुत MCQ आते हैं। वो जब हमारा हो जाएगा फिर मैं आपको इस चैप्टर की और जो काफ़ी थियरी कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में सिक्योरिटी एनालिसिस में दे रखा है, जैसे कि डाउ जोन्स थियरी क्या होती है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है, EMH क्या होता है, फिर ट्रेंड्स किस तरह के होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स क्या होते हैं, ये सारी बातें जो हैं थ्योरेटिकल, इनका कॉन्टेक्स्ट बहुत रिलेवेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी आया है वी विल डिस्कस एवरीथिंग, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय। वो नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है, मैं अभी वो स्लाइड्स आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले हमने ये मार्कोविट्स मॉडल को डिस्कस किया था, इसको आप पॉज भी कर सकते हैं नोट करने के लिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर एजम्पशंस लिखी थी, फिर हमने एक एफिशिएंट फ्रंटियर बनाया था, फिर हमने देखे कि कुछ इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं कंज्यूमर के, जिसको फिर हमने कंबाइन कर दिया था एफिशिएंट फ्रंटियर के साथ। फिर ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। 4 स्टेप थे, पहले वेरिएंस निकालना, दूसरा रिस्क पेनल्टी निकालना, और फाइनली यूटिलिटी कंप्यूट करना। बाकी मैंने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स लिखवाए थे, वो हमारे इंस्टीट्यूट में आज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, वो मैंने सिर्फ आपकी समझ के लिए लिखवाए थे, तो उसको इग्नोर भी करोगे तो चलेगा, मेनली इतना ही लिखना था।